राधे राधे भाई सभी को। अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की कि भाई किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भू राजस्व नीतियाँ लेकर आए हैं ना। उसमें हमने पढ़ा कि भाई स्थानीय बंदोबस्त क्या आया था, स्थायी बंदोबस्त जो उनकी नीति थी, मालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इनके बारे में पढ़ा है ना। अब आपको हमेशा एक क्वेश्चन हमारे मन में रहता है, दिमाग में रहता है कि यार अपन बात करते हैं कि जो रेल सेवा है या प्रशासनिक सेवा है या फिर न्यायिक सेवा की बात करें या फिर पुलिस सेवा की बात करें, बोलते हैं कि यार ये ब्रिटिश काल से ही चली आ रही हैं, उन्हीं की ये देन है, उन्हीं के द्वारा इनको लागू किया गया था, उन्हीं के द्वारा लाया गया था और उनको जिनको हम आज फॉलो करते हैं। तो इनके पीछे का क्या इतिहास है, कौन सी पुलिस सेवा का क्या इतिहास है भाई, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं इनका क्या इतिहास है ना, रेलवे का क्या इतिहास है। तो उन चीज़ों के बारे में जानेंगे है ना, ब्रिटिश काल में किस किस तरीके से इनका विकास हुआ और वर्तमान में आज किस स्टैंडर्ड पर है ना, इनके बारे में थोड़ा बेसिक से बात करेंगे। तो अपन इस लेक्चर में अपना जो लेक्चर है ये इसको स्टार्ट करते हैं और अपन जानेंगे भाई सबसे पहले रेलवे के विकास के बारे में, यानी कि ब्रिटिश काल में जो रेलवे का विकास है ना, वो किस तरीके से हुआ रेलवे का विकास, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे है ना। क्या है रेलवे का विकास। अब देखो, जब हम रेलवे के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही चीज़ आती है कि अंग्रेज़ों ने जो भारत में रेलवे का जब विकास किया था वह उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखकर किया। भाई उनकी आवश्यकताएं थी, उनकी ज़रूरतें थीं, इसलिए उन्होंने ये रेल सेवा का आविष्कार किया, इसलिए उन्होंने रेल सेवाएं चालू की भारत में। भाई वो रेल के माध्यम से अपने आर्थिक हित हैं, अपने राजनीतिक हित हैं, अपने सामाजिक हित हैं, अपने सैनिक हित हैं, उनको पूर्ति करना चाहते थे। भाई आर्थिक हित कैसे, अब जैसे कि मान लीजिए कच्चे माल की पूर्ति करने के लिए वो वही भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कच्चा माल निकाला, उस कच्चे माल को रेलगाड़ियों के माध्यम से वो बंदरगाहों तक पहुंचाते थे और बंदरगाह से फिर ट्रेन जाता था। अच्छा, जो पक्का माल था, जो कि औद्योगिक क्रांति में चल रही थी, मशीनों के माध्यम से जो सामान बन के आता था, वह बंदरगाहों से लेकर उसको देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाना वो रेलवे के माध्यम से ही संभव हो पाया। तो इस तरीके से उन्होंने आर्थिक विकास का उपयोग किया, किसके, रेलवे के माध्यम से। रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका है। सैनिक व्यवस्था में भी अपन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रेलवे। भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि सेना को डिप्लॉय करना तो रेलवे का उपयोग होगा। तो इस तरीके से एक्चुअली में अंग्रेज़ों ने अपने हितों को ध्यान में रख करके रेलवे का विकास किया था भारत में। लेकिन इस रेलवे के विकास से भारतीयों को भी फ़ायदा हुआ। भारतीयों को भी इसका कैसे फ़ायदा मिला कि भाई जो व्यक्ति पहले कभी घूमा ही नहीं, जैसे कि बम्बई का कोई व्यक्ति है, अब उसको वहीं की ज्योग्राफिकल कंडीशन पता है, वहीं की स्थिति पता है, अंग्रेज किस प्रकार से उस पर अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार की नीति बम्बई पर लगा रखी है, उसको केवल इतनी ही चीज़ पता है। उसको ये नहीं पता कि यार कोलकाता में किस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है, कोलकाता में कौन सी नीतियाँ चालू हैं, कोलकाता में किस प्रकार से किसानों का शोषण हो रहा है ना। वहाँ नीतियाँ नहीं पता, वहाँ टैक्स की रेट नहीं पता। तो जो रेलवे है उसने इस चीज़ को संभव किया। जो आदमी है वह देश के किसी भी कोने में घूमा उसने, और इससे फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क ये पड़ा कि जो हमारा देश है वो यूनाइट बन के आया। भले ही 1857 की क्रांति इतनी सफल ना हो पाई, लेकिन 1947 में तो देश में सभी सामूहिक रूप से लड़े थे, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में तो सभी की भूमिका थी। तो ये चीज़ हमको समझने की, रेलवे का विकास हालांकि अंग्रेजों ने अपने हित के लिए किया, लेकिन उसका फ़ायदा भारतीयों को भी मिला, है ना। अब कुछ फैक्चुअल बातें भी कर लेते हैं, क्या क्या हुआ। देखो, जब हम रेलवे के विकास की बात करते हैं तो भाई आप सबको पता है कि 16 अप्रैल और 1853 को जब हमारे भारत में कई गवर्नर जनरल हुआ करते थे, कौन, लॉर्ड डलहौजी, क्या नाम है, लॉर्ड डलहौजी। उनके शासनकाल में जो प्रथम रेल चलाई गई थी, कहाँ से चलाई गई थी भाई, मुंबई से लेकर थाने के बीच चलाई गई, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई, है ना। तो ये पहली ट्रेन चलाई गई भारत में। अच्छा, यदि दूसरी ट्रेन की बात करें तो रानीगंज से कोलकाता के लिए चलाई गई, रानीगंज से कोलकाता के लिए चलाई गई, है ना। तो ये 2 ट्रेनें चलाई गई भारत में, है ना। अच्छा, यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बांदीकुई से लेकर आगरा तक चलाई गई थी, है ना। तो ये, है ना। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें कि भाई जब हम भारत में, देश में रेलवे के विकास की बात करते हैं तो रेलवे एक बड़ा प्रोजेक्ट है ना। अब इसको केवल ऐसा नहीं है कि सरकार ने सोचा कि यार चलो अपन रेलवे का विकास करते हैं तो संभव हो जाए, नहीं। उसके लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाई रेलवे लाइन बिछाओगे उसके लिए पैसा चाहिए बहुत सारा,
इतना तो उस समय ब्रिटेन सरकार के पास भी नहीं था। तो क्या करे कि जो प्राइवेट कंपनी है, जो बिजनेसमैन है, उनसे हेल्प ली जाएगी कि भाई उनको बोलेंगे कि भाई तुम यहाँ इन्वेस्ट करो, तुमको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो इसके बदले में क्या हुआ, इसके बदले में अपन देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भारत में अपना आधिपत्य जमाने में सफल हुई थी, उसने ब्रिटेन के जो लोग हैं, है ना, जो ब्रिटेन के बिजनेसमैन हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी। क्या अपॉर्चुनिटी दी कि भाई तुम यहाँ पर रेलवे के विकास में इन्वेस्टमेंट करो, उसके बदले में आपको 5% मुनाफे की गारंटी दी गई कि भाई यदि तुम यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको 105 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब 105, तो इससे ज़्यादा मिले वो अलग बात है, लेकिन 105 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये गारंटी दी गई उसको। किनको दी गई भाई? ब्रिटिश जो व्यापारी थे उनको दी गई, है ना। अब देखो, अब ब्रिटिश व्यापारी की बात करते हैं। आज जब अपन देश में या दुनिया में देखते हैं तो हमारे देश में बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे अरब कंट्री हो, इनमें जाके एनआरआई की भूमिका निभा रहे हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। उसी प्रकार उस समय हुआ करता था भाई, यूरोप से निकलकर लोग अलग अलग देशों में जाया करते थे और वहाँ व्यापार करते थे। भारत में भी थे, भारत में केवल ब्रिटेन के लोग तो थे नहीं भाई, और भी तो यूरोप कंट्री हैं, पुर्तगाल के हुए, स्पेन के हुए, फ्रांस के हुए, वो भी तो यहाँ काम करते थे। लेकिन उनको प्राथमिकता ना देकर ब्रिटेन के जो व्यापारी हैं, उन्होंने अपनी नागरिकता वाले लोगों को उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पर आओ, तुम यहाँ पर इन्वेस्ट करो, तुम फ़ायदा उठाओ। इसलिए उन्होंने एक तरह के से मोनोपोली बनाने का प्रयास किया था। किन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटेन के लोगों ने, ठीक है। भारत में ये बात हुई। अच्छा, जब इसके बाद जब प्रथम रेलवे चल गई तो एक बड़ा डिपार्टमेंट की आवश्यकता होती है इसके लिए, क्योंकि रेलवे कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं है। ये तो है नहीं है कि भाई कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट भी बना लिया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि 1902 में एक कमेटी बैठी, कौन सी? रॉबर्ट्स कमीशन। रॉबर्ट्स कमीशन, कौन सा कमीशन बैठा? रॉबर्ट्स कमीशन, है ना। इस कमीशन ने क्या, एक रिपोर्ट दी 1902 में, और 1902 में रिपोर्ट दी कि बोला कि यार ये जो डिपार्टमेंट है, ये रेलवे विभाग है, बोला कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए अलग से। तो उस डिपार्टमेंट के लिए रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। कब की गई? ये आपके 1905 में की गई, है ना। उस समय भारत के जो वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, ये वही कर्जन है जो बंगाल विभाजन वाला है ना, आपको याद होगा। उसी के समय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। अब देखो एक चीज़ और जो आपको समझने की है कि भाई इससे पहले जो 1860 में पहली बार देश में अपना बजट आया, है ना, ब्रिटिश काल में बजट आ गया था अपना। तो उस बजट से तब से लेकर और ये 1919 तक तो इस तरीके का था कि जो आम बजट था और रेलवे का जो बजट था, ये दोनों साथ में आते थे, है ना। तो बाद में 1919 में एक कमेटी बैठी, कौन सी? एकवर्थ कमेटी। कौन सी? एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति कौन सी बैठी थी? एकवर्थ समिति। इस समिति ने सिफारिश दी। क्या सिफारिश दी? कि भाई ये जो रेल बजट है और जो आम बजट है, इन दोनों को सेपरेट किया जाए, इन दोनों को अलग किया जाए। तभी से ये 1919 से जो रेल बजट है और जो आम बजट है, दोनों अलग अलग आते थे। और तब से लेकर 2017 तक, है ना, कब से ले 2017 तक, यानी 102 साल हो गए ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की चीज़ों को अब तक फॉलो करते आए। 2017 में क्या हुआ कि इस चीज़ को वापस से हटाया गया और जो आम बजट है और रेलवे बजट है, दोनों साथ में आने लगे। तो ये 2017 में हुआ। 2019 में एक और समिति ने इसको सेपरेशन किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके समझ में आई होंगी। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। देखो, जब अंग्रेज़ यहाँ रहा करते थे ना, तो अधिकारियों की एक वो रहता ही है कि यार भ्रष्टाचार, है ना। फिर चाहे वे कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, एक भ्रष्टाचार वाली चीज़ अपने देश में स्टार्टिंग से ही थी, अंग्रेज़ों के काल से ही थी, है ना। फिर चाहे जब अंग्रेज़ अधिकार कर रहे हों तब था हमारे भ्रष्टाचार, करप्शन तब भी था, और आज भी है जब अंग्रेज़ नहीं है, है ना। तो उस समय देखो क्या होता था कि जब रेलवे का विकास हुआ, रेलवे के डेवलपमेंट में हुआ, लाइनें बिछाई जा रही थी, तो उस समय जो इंग्लैंड में रेलवे का विकास हुआ रहा था ना, तो वहाँ पर प्रति मील कितना होता है भाई? 1600 मीटर होता है ना। जो आर्मी की दौड़ होती है 1600 मीटर की होती है, वो 1 मील होती है दरअसल, है ना। जो प्रति मील खर्चा आता था ना इंग्लैंड में, वो कितना आता था? 9000 पाउंड का खर्चा आता था। कितना? 9000 पाउंड का खर्चा आता था, है ना। और वहीं यदि भारत में बात करें तो भारत में प्रति मील जो खर्चा आता था, कितना आता था भाई? 30,000 पाउंड आता था। कितना? 30,000 पाउंड। अब इस चीज़ से आपको क्या पता लग रहा है? इस चीज़ से भ्रष्टाचार का पता लग रहा है कि उस समय कितना भाई 9000 पाउंड एक जगह आ रहे हैं इंग्लैंड में रेलवे लाइन बिछाने में, और भारत में 30,000 पाउंड आ रहे हैं। ये 3 गुना कैसे हो सकता है ना। मान लेते हैं भाई वहाँ 9000 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 हो सकता है, ये इसकी तुलना में 3 गुना है।
क्या इतनी कॉस्ट बढ़ सकती है क्या? नहीं बढ़ सकती ना। तो यानी कि जो अधिकारी थे उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया, खूब पैसा कमाया, खूब पैसा बनाया उन्होंने, क्योंकि उन पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा किनका था? भारतीयों का था। पैसा किनका था? हम इंडियंस का था, जो इन्होंने लूट के ले गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से भ्रष्टाचार उस समय भी एक बड़ी दुविधा थी, उस समय भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना। और अब हम देखते हैं रेलवे का विकास तब से लेकर और अब तक वर्तमान में काफ़ी हमने आधुनिकरण को भी अपनाया है, तकनीकी को भी अपनाया है, जिसमें फिर चाहे हम वंदे भारत ट्रेन की बात करें, फिर चाहे हम अमृत वंदे भारत की, है ना, ये ट्रेनें जो वर्तमान में चलाई जा रही हैं अलग अलग तरह की, है ना। बुलेट ट्रेन का भी अपने वो हो रहा है कि भाई बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी जापान के सहयोग से। तो मतलब बहुत ज़्यादा अपन मॉडर्न हो चुके हैं, आधुनिक हो चुके हैं ना। तो रेलवे का ये पूरा इतिहास रहा है भाई, इतिहास से लेकर मतलब प्राचीन काल से, जो कि अंग्रेज़ों ने स्टार्ट की थी, और अब तक वर्तमान में क्या क्या हुआ, है ना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं प्रशासनिक सेवाओं की, है ना। अब प्रशासनिक सेवाओं का इतिहास जानना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अपने भाई लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे होते हैं। प्रशासनिक सेवाओं, है ना, प्रशासनिक सेवाओं। जब हम प्रशासनिक सेवाओं की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की बात करते हैं, सर्विसों की, तो सबसे पहले अपने को ये समझना है, देखो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को भी अपने हितों के लिए बनाया था, है ना, कि भाई स्टार्टिंग में तो भारतीय क्या इतने वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, है ना। उन जिस तरीके से अंग्रेज़ लोग अपने अधिकार को चलाते थे, जिस तरीके से उन्होंने मोनोपोली स्थापित कर रखी थी, उस चीज़ को समझने में ही भारतीयों को लगभग ये समझो 50 साल लग गए समथिंग, है ना। तब उनको ये चीज़ समझ में आई कि अंग्रेज़ किस तरीके से हम पर अधिकार कर रहे हैं। तो उसमें जो अधिकारी हैं उनकी तो महत्वपूर्ण भूमिका है ना। अब जब प्रशासनिक सेवा की बात करते हैं, तो भारत में जो प्रशासनिक सेवा है उसके जनक को किनको बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक कहा जाता है ना। इसी ने सबसे पहले प्रशासनिक सेवाएं स्थापित की। अच्छा, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं, तो देखो जब इसने देखा कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है ना, तो उस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इसने कुछ अधिकारी होते हैं उनके लिए मापदंड बनाए, कि इन मापदंडों को क्या बनाया गया कि जो कॉर्नवालिस ने उसने कहा अधिकारियों के, भाई देखो तुम भ्रष्टाचार बहुत कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? ताकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, शायद हम आपको पैसा कम देते हो इसलिए तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो। ठीक है भाई, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देते हैं। तो उसने अधिकारियों की सैलरी भी बढ़ा दी। अच्छा, इसके साथ और क्या काम किया? उसने कहा कि देखो जब तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो, जब तुम अधिकारी हो, तो आप कोई भी निजी व्यवसाय नहीं कर सकते, कोई बिजनेस चालू नहीं कर सकते। कोई ऐसा नहीं है आपने स्टार्टअप चालू कर लिया, साइड में साइड बिजनेस चल रहा है आपको, और सरकारी नौकरी भी कर रहे हो। बोला इस तरीके से तो आपका पूरा ध्यान रहेगा ही नहीं अब इस जॉब पर, आप ढंग से पूरा काम कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या करें? बोला कि तुम निजी जो व्यवसाय है उसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा और क्या चीज़? इसके अलावा कहा गया कि भाई देखो तुमको यदि कोई जैसे कि कोई पुरस्कार दे रहा है, कोई आपको सम्मानित कर रहा है, तो वो पुरस्कार राशि आपको नहीं लेनी है, उसको आपको खंडन करना है, उसको आपको नहीं लेना। ठीक है, तो ये कुछ नियम बनाए गए, मापदंड बनाए गए, किनके? अधिकारियों के, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। अच्छा, जो कॉर्नवालिस है ना, इसके दिमाग में एक और चीज़ थी हमेशा से कि यार ये जो भारतीय लोग हैं ना, ये हमेशा से ही क्या हैं, एक भ्रष्ट तरीके के हैं। यानी कि ये पढ़े लिखे तो हैं नहीं, भ्रष्ट तरीके से रहते हैं, है ना, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैलाएंगे। इसलिए उसने शुरू से ही प्रयास किया था कि इन प्रशासनिक सेवाओं से भारतीयों को हमेशा दूर रखा जाए। उसने जो ये प्रशासनिक सेवाएं थी इनका पूरे तरीके से यूरोपीयकरण कर दिया, यानी कि जितने भी यूरोप के लोग थे उनको ही चुनते थे इसमें। तो कहीं ना कहीं, और स्टार्टिंग से ये तो आप अपन जानते भी हैं कि भाई अंग्रेज़ शुरू से ही हमसे नफ़रत करते थे। वो लिखा रहता था ना उनके बाहर, रेजिडेंसियों के बाहर, कि भाई डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब मन क्षुब्ध हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार कैसे लोग थे ना। अब कॉर्नवालिस ने जो क्या है कि एक तरीके से भारतीयों को तो साइडलाइन कर दिया कि भाई भारतीयों को तो लेना ही नहीं है अपने को, और किस पर ध्यान दिया भाई? यूरोप के लोगों पर ध्यान दिया, यूरोपीयकरण पूर्ण तरीके से कर दिया, है ना। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं कि भाई इनके लिए जो सिविल सर्वेंट हैं, जो सिविल सेवक हैं, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए हेलीबरी कॉलेज की स्थापना हुई है। हेलीबरी, कौन सा कॉलेज? हेलीबरी कॉलेज। कहाँ पर था? लंदन में था। कहाँ पर था? लंदन में था, है ना। तो जो सिविल सेवक हैं उनके लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए लंदन में ये कॉलेज स्थापित हुआ। कौन सा? हेलीबरी कॉलेज। अच्छा, ये तो लंदन में हुआ था, बाद में भारत में भी स्थापित कर दिया था। किसने? वेलेजली ने स्थापित कर दिया था। वेलेजली ने
कब किया था? 1800 ईस्वी में। कहाँ पर किया था? कोलकाता में स्थापित किया था। कहाँ पर? कोलकाता में। किस नाम से किया था कोलकाता में? कोलकाता में आपके फोर्ट विलियम्स, है ना, फोर्ट विलियम्स कॉलेज, फोर्ट विलियम्स कॉलेज, है ना, इस कॉलेज के नाम से उन्होंने वहाँ स्थापना की। और यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको एक तरीके से ट्रेनिंग देने का काम चलता था। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। अब अपन आगे और देखते हैं कि सिविल जो प्रशासनिक सेवा है इसमें कहाँ कहाँ पर परिवर्तन हुए। आगे आगे अपन देखते हैं कि एक वायसराय हुआ था, है ना, और उसका नाम है लॉर्ड लिटन। क्या नाम है? है ना। इससे पहले आप एक चीज़ और समझिए क्या कि भाई स्टार्टिंग में जब अपन देखते हैं कि भाई 1813 में एक एक्ट आया, अधिनियम आया, और उस एक्ट के तहत ये बात कही गई कि भाई अब जो प्रशासनिक सेवाओं का जो प्रशासनिक सेवक यदि कोई अधिकारी बनाना है तो उसके लिए योग्यता अनिवार्य की गई। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष का या धर्म विशेष का या जन्म के आधार पर या लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाए। बोला कि इस तरीके से नहीं होगा, योग्यता के आधार पर चुना जाएगा लोगों को। ठीक है, ये 1813 में बात हो गई थी। लेकिन 1853 का जो एक्ट आया था ना, उसमें पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का कॉन्सेप्ट आया कि यार इन सिविल सेवकों के लिए, जो सिविल सर्वेंट हैं, इनके लिए क्या किया जाए, एक प्रतियोगी परीक्षा यानी कोई कंपटीशन एग्जाम कोई लागू किया जाए, चलाया जाए, है ना। और अपन देखते हैं कि 1855 में उस समय लॉर्ड जो डलहौजी अपने देश के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो 1855 में पहली बार पेपर होता है। कहाँ पर होता है? लंदन में होता है। कहाँ पर होता है? लंदन में होता है पहली बार पेपर। लंदन में पहली बार पेपर हुआ। इस लंदन का जो पहली बार पेपर हुआ था ना, इसमें एक भारतीय शामिल था, है ना। क्या नाम था उसका? उसका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहले अटेम्प्ट में ही बंदा ICS ऑफिसर बन गया। जो परीक्षा थी, जो सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट बन गए थे पहले ही अटेम्प्ट में। 1855 में प्रतियोगी परीक्षा पहली बार स्टार्ट हुई थी और उसमें अपने पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर बन गए थे। ठीक है। अच्छा, यदि दूसरे भारतीय कौन बने थे सिविल सर्वेंट, उनकी बात करें तो रमेश चंद्र दत्त। क्या नाम है? रमेश चंद्र दत्त, है ना। ये कब बने थे? 1869 में ये भी सिविल सर्वेंट बने थे, है ना। तो ये चीज़ कुछ फैक्ट है, इनको याद रख लेना आप, है ना। उसके बाद क्या होता है कि एक जो वायसराय हैं, उन वायसराय का क्या नाम है? उस वायसराय का नाम है लॉर्ड लिटन, है ना। बहुत मतलब कि एक तरीके शोषणकारी एक तरीके से वायसराय हुए थे, है ना। बहुत ज़्यादा शोषण किया था और उसने भी एक परिवर्तन करने का प्रयास किया, किसमें? प्रशासनिक सेवाओं में। क्या नाम है? लॉर्ड लिटन। क्या नाम है? लॉर्ड लिटन। अच्छा, क्या परिवर्तन करने का प्रयास किया? इस बंदे ने कहा कि यार ये जो प्रशासनिक सेवा है ना, इस प्रशासनिक सेवा में जो अधिकतम 21 वर्ष जो एज है उसको कम कर दिया। कितना कर दिया? 19 वर्ष कर दिया। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये मैक्सिमम ईयर है ना। कैसी? मैक्सिमम ईयर है, यानी कि अधिकतम आयु है। 21 वर्ष की अधिकतम आयु है। यदि आप 22 साल के हो गए तो यानी कि ओवर एज हो गए, आप पेपर दे ही नहीं सकते। मैं न्यूनतम की बात नहीं कर रहा। आज तो हमारे देश में 21 साल न्यूनतम एज है। अधिकतम थी उस समय 21 साल, उसको भी कम करके 19 साल का कर दिया। 19 साल में आज हमारे यहाँ बच्चे ग्रेजुएट भी पास नहीं होते, और उस समय 19 साल तो अधिकतम कर देते, यानी कि वो ओवर एज हो जाएगा यदि 20 साल का हो गया। तो एक तरीके से यानी कि उसने भारतीयों को साइडलाइन करने का प्रयास ही किया था कि यार भारतीय आए ही नहीं, इंडियंस का तो कोई पार्टिसिपेंट हुए ही नहीं, वो सिविल सर्वेंट बने ही नहीं। तो एक तरीके से ये इसने काम किया। इसके साथ इसने एक और सोची कि यार जो उच्च वर्ग के भारतीय लोग हैं, जो हाई अथॉरिटी, जो हाई क्लास के जो लोग हैं, उनको कुछ रिजर्वेशन दिया जाए। कितना परसेंट? बोला कि 1/6%। ये जो 1/6 है, इतना उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इतनी सीट उनको रिजर्व होनी चाहिए। उसने सोचा तो था, उसने कॉन्सेप्ट भी बनाया, लेकिन ये चीज़ लागू ना हो पाई, है ना। तो ये भी एक चीज़ है इसके साथ। ये लॉर्ड लिटन की बहुत मतलब अमानवीय घटना ही है उसकी यार एक तरीके से। लेकिन बाद में लॉर्ड रिपन आते हैं, वो थोड़े क्या नॉर्मल आदमी थे, ज़्यादा उन्होंने इस तरीके का कुछ काम किया नहीं, तो उन्होंने इस चीज़ को अंत में जाके समाप्त कर दिया। ठीक है। अब एक चीज़ और, जब सिविल सेवक और सिविल सर्वेंट इतने सारे हो गए तो उनके लिए एक आयोग बनाया गया। कौन सा बनाया गया? एक 1919 में एक्ट आया, है ना। और उस एक्ट में बात कही गई कि भाई एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। क्या? लोक सेवा आयोग होना चाहिए। जब लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो 1925 में जाके लोक सेवा आयोग स्थापित भी हो जाता है, 1925 में। अच्छा, 1922 में भारत में और इंग्लैंड में पहली बार साथ साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया, है ना। ICS की, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, बात आएगा ये समझ में। 1919 में लोक सेवा आयोग की बात की गई थी, 1925 में लोक सेवा आयोग भी गठन हो गया था।
1935 में फिर एक एक्ट आता है, अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम। 1935 में तो एफपीएससी बोले तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना हो जाती है। आज तो एफ की जगह पी है, यूनियन है, क्योंकि हमारा देश यूनियन की बात करते हैं। उस समय फेडरल कंडीशन में था तो एफपीएस बना दिया गया था, है ना। तो एफपीएस की बात करते हैं, 1935 के दिन एफपीएस की स्थापना हो गई। उसके बाद इसी का नाम चेंज कर दे, क्या कर दिया, यूपीएससी कर दिया, है ना। और आज जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो 3 बड़ी अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो आईएएस है, एक आईपीएस है और एक आईएफएस है ना। ये आप सबको पता होगा। और इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब मैं आपको संविधान के बारे में, क्योंकि हमारी संविधान की सीरीज चल रही है, उस संविधान में आपको मैं पढ़ाऊँगा भाग 14, और उसमें बात करेंगे अपन अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, यूपीएससी के बारे में, है ना। आज यदि हम देश में देखें तो एकमात्र यूपीएससी ही एक ऐसी संस्था है जो अपनी पूरी पारदर्शिता के साथ में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ना। इसके अलावा जितनी भी एजेंसियां, ये समझो आप, फर्जी हैं एक तरीके से। किसी के पेपर लीक हो रहे हैं, किसी के आंसर की गलत चेक हो रही हैं, किसी के तो ग्रेड नंबर पता नहीं किस तरीके से दिए जा रहे हैं। एक तरीके से मतलब समझो आप, एक तरीके से कोलैप्स चल रहा है पूरा सिस्टम। एक यही जो संस्था है ये थोड़ा ठीक काम कर रही है। पहले इसके कैलेंडर जारी हो जाते हैं सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें, है ना। इतनी बड़ी संस्था यदि इसके भी नहीं होंगे तो फिर अपन देश में मतलब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी अच्छी बात है ये, तो ये कम से कम ये तो अच्छे से काम कर रही है। उसके बाद अपन बात करते हैं कौन सी, देखो इतनी बात हो गई अपनी प्रशासनिक सेवा के बारे में बात हो गई। अब अपन बात करते हैं पुलिस सेवा के बारे में। किसके बारे में? पुलिस सेवा के बारे में। किसके बारे में? पुलिस सेवा के बारे में, है ना। देखो जब पुलिस सेवा की बात करते हैं तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले पुलिस सेवा का इजाद किया था, उन्होंने भारत में स्टार्ट किया था। अब आप बोलोगे यार राजा महाराजा रहते थे उस समय, तो पुलिस भी तो थी उस समय, क्या पुलिस नहीं थी? उस समय पुलिस वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, उस समय रक्षक हुआ करते थे भाई। वही सेना में युद्ध लड़ने जा रहे हैं, वही जो स्टेट है उसमें भाई निरीक्षण का काम कर रहे हैं, बोले उस समय एक अलग से वो कॉन्सेप्ट नहीं बनाया था पुलिस का कि भाई पुलिस एक ऐसी रेजिडेंसी होगी जो केवल देश के अंदर जितने भी विद्रोह हो रहे हैं या जितनी भी शासन व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराने के लिए पुलिस जैसी व्यवस्था हो। क्या हर बार सेना को तो उतार नहीं सकते ना, इसलिए पुलिस जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया अंग्रेजों ने सबसे पहले। अच्छा, यदि भारत में पुलिस सेवा का यदि जनक के बारे में बात करें तो किसको बोला जाता है? कार्नवालिस को बोला जाता है ना। कार्नवालिस, इसने प्रशासनिक सेवा सबसे पहले स्थापित की और पुलिस सेवा भी सबसे पहले इसी ने स्थापित की देश में, ठीक है। अब कार्नवालिस ने क्या किया कि भाई प्रत्येक जो जिला है, जिले स्तर पर एक पुलिस चौकी खोल दी उसने, पुलिस चौकी खोल दी। उसमें भाई एक पुलिस अधीक्षक बैठता था, एक दरोगा उसी को बोलते हैं अधिकतर, है ना। वो उसमें नियुक्त होते थे। बाकी जो अब वो क्या करेगा भाई, जिले के स्तर पर जो भी कंट्रोल है वो काम करने का काम करेगा, प्रयास करेगा उस पर, है ना। तो इस तरीके से पुलिस की जो सेवाएं हैं वो प्रारंभ हुई। इसके बाद देखते हैं अपन के एक एक्ट आता है, कौन सा? पुलिस अधिनियम या पुलिस एक्ट 1863। कौन सा आता है? पुलिस एक्ट 1863। अब इस एक्ट में क्या बात कही गई थी? इस एक्ट में बात कही गई थी कि भाई इनको थोड़ा, पुलिस वालों को ना थोड़ा व्यापक अधिकार दिए गए। क्या अधिकार दिया गया? कि आप किसी को शक के आधार पर, आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हो। अब ऐसी चीज़ आपने 1919 रोलेट एक्ट में पढ़ा होगा, उसमें भी यही बात की गई थी, भाई आशंका के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन उसमें एक चीज़ और अटकी थी रोलेट एक्ट में, उसमें कहा गया था भाई कि यदि आपको बंदी बनाया है ना, गिरफ्तार किया है, तो आप दलील नहीं दे सकते, अपील नहीं कर सकते, है ना, वकील नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें यदि आपको गिरफ्तार कर लिया था, उस समय पुराना एक्ट था, ये तो 1919 में आया या 1863 में आ गया। इसमें तो ये चीज़ थी भाई आप वकील कर सकते हो, दलील दे सकते हो, अपील कर सकते हो, है ना। लेकिन ये अधिकार पुलिस वालों को व्यापक अधिकार दिया गया था एक तरीके से कि भाई जो पुलिस वाले हैं वे किसी को भी आशंका के आधार पर उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम पुलिस सेवा की बात करते हैं तो देखते हैं कि भाई जब पुलिस सेवा की होती है तो एक बोर्ड की भी स्थापना होनी चाहिए। तो 1902 में क्या होता है कि एक आयोग बनता है, कौन सा? फ्रेजर आयोग। कौन सा? फ्रेजर आयोग, है ना। फ्रेजर आयोग बनाया गया और इसी को बाद में क्या नाम दे दिया गया? इसी को बाद में दिया गया पुलिस बोर्ड। क्या दे दिया गया नाम है? पुलिस बोर्ड, है ना। पुलिस बोर्ड नाम दे दिया गया और यही बाद में पुलिस आयोग के नाम से चलता हुआ आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, इसी के बाद ना जो गुप्तचर व्यवस्था है ना वो भी चालू की गई अंग्रेजों ने, वो भी चालू की। गुप्तचरों का बहुत इंपॉर्टेंस था।
अंग्रेज़ों को पहले ही पता लग जाता था कि यार कौन सा क्रांतिकारी कहाँ छुपा हुआ, कौन सी क्रांतिकारी घटना होने वाली है, कहाँ पर बम ब्लास्ट होने वाला है, कहाँ पर काकोरी कांड है। तो ये पहले से ही गुप्तचर व्यवस्था का अच्छा से पता है। जो एजेंट होते हैं, जो स्पाइस एजेंट होते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं ना। तो अंग्रेज़ों ने भी इस चीज़ को अपनाया। तो आई थिंक ये अपनी आज 3 चीज़ें थी। कौन कौन सी थी? 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा अपन ने भाई। रेलवे के बारे में पढ़ा कि अंग्रेज़ों के काल में रेलवे का विकास किस तरीके से हुआ, है ना। अपन देखते हैं कि भाई ब्रिटिश काल में जो प्रशासनिक सेवाएं उनका किस तरीके से विकास हुआ, जो ब्रिटिश काल में पुलिस सेवा का किस तरीके से विकास हुआ था ना। तो आई थिंक ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।